हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डीसी मोटर के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। आज हम देखेंगे डीसी मोटर एग्जैक्टली काम क्या करती है। डीसी मोटर के पार्ट्स देखे थे, राइट। मेन पार्ट है कोर। ये कोर है, इंसुलेटेड मल्टीपल ऐसी प्लेट से बनता है। शेप जो है कोर का डिपेंड करता है मोटर कैसी है, बट ऐसी प्लेट्स से कोर बनता है। क्यों ऐसे मल्टीपल प्लेट्स ज्वाइन करके बनाते हैं कोर? क्यों एक पूरा एक पीस ही नहीं ले लेते लोहे का? ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है, इसका आंसर आगे मिलेगा। फिर इस कोर के ऊपर कॉइल का वाइंडिंग होता है, राइट। कॉइल का वाइंडिंग होता है तो कॉइल के अंदर करंट कौन सप्लाई करेगा? वायर। तो वो वायर को ज्वाइन करते हैं कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर कम्यूटेटर भी गोल गोल घूमता है, राइट। जैसे ये दो वायर्स है कॉइल के, तो वो कम्यूटेटर के साथ जुड़े हुए हैं। लेट्स से ये कम्यूटेटर है, तो जैसे जैसे कॉइल घूमेगी कम्यूटेटर भी गोल गोल घूमेगा। पर कम्यूटेटर कैसा बना हुआ है पता है? स्प्लिट रिंग्स का बना हुआ है। मतलब ये बॉक्स को थोड़ा बीच में से काट दो, दोनों पार्ट्स एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। सो ये एक पार्ट पे एक वायर है, दूसरे पार्ट पे दूसरा वायर है, और फिर ये मोटर के साथ साथ कम्यूटेटर भी घूमेगा। पर करंट कौन सप्लाई करेगा? तो करंट सप्लाई करने के लिए स्टेशनरी ब्रशेस होते हैं। जैसे जैसे ये गोल गोल घूमता है ना, ब्रश इसके साथ ग्लाइड होते जाता है, और कम्यूटेटर का आधा पार्ट पास होने के बाद दूसरा आधा पार्ट करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इतनी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सो कम्यूटेटर भी वायर के साथ साथ गोल गोल घूमेगा, और कम्यूटेटर को करंट कौन देंगे? स्टेशनरी ब्रशेस। और फिर सिलिंड्रिकल परमानेंट मैग्नेट्स। और वही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि भाई मोटर क्यों काम करती है। तो मोटर के काम करने का रीजन ही ये है कि भाई एक तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी कॉइल की, दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी, कॉइल के अंदर करंट है, या वो भी सही है कि कॉइल के अंदर करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ना, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स लगेगा। फिर से एक और बात, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से जो कॉइल के अंदर करंट पास हो रहा है, राइट, उस कॉइल को फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उस फोर्स को अरेंजमेंट ऐसा है कि वो फोर्स अल्टीमेटली टॉर्क जनरेट करेगा और गोल गोल घूमने लगेगी। सो चलो आज हम इसका वर्किंग देखते हैं डिटेल में। कंस्ट्रक्शन के लिए ये कुछ फिगर्स है, ये दोनों फिगर बेटर है, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, ये कुछ थोड़ा हायर लेवल पर जाती है। बट डिपेंड, डीसी मोटर्स बहुत अलग अलग वेराइटीज की आती है। हम बहुत ही फंडामेंटल है, नहीं ऐसा समझ लो कि एकदम 2% 3% हिस्सा ही डीसी मोटर का पड़ रहा है। वर्किंग ऑफ ए डीसी मोटर, तो एक ऐसा रेलेवेंट फिगर तुम्हें ड्रॉ करते आना चाहिए, ठीक है। ये वाला फिगर एक रख सकते हो। मैं रीड्रॉ करके बताऊं तो कुछ ऐसा है कि ये रहा मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इसके बीच में कॉइल। सो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मुझे दिखाना है। ये है कॉइल, ऐसा मैं बता सकता हूँ। यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब वर्किंग का प्रिंसिपल तो पता चल गया। प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने लिखा ही है। हाँ, ये रहा प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, लॉरेंस फोर्स लॉ। समझाया मैंने कि ये वो फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगा। ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगा जब इसमें करंट कैरी हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। और जो फोर्स है उसका डायरेक्शन हम कैसे ढूंढेंगे? लेफ्ट हैंड रूल, है ना। ये तीनों उंगलियों को फैला के फर्स्ट फिंगर क्या देती है? मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो चलो लेट्स से ये डिस्क्रिप्शन हम बाद में देखते हैं, पहले एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो लेट्स से किसी भी इंस्टेंट पे करंट की डायरेक्शन ये है, ये जो लेफ्ट आर्म है ना, उसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एरो से दिखाया हुआ है। तो अब इस पार्ट को, ये पार्ट जो है कॉइल का, क्या इसको कोई फोर्स फील होगा? चलो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। इन्होंने तो ऊपर का डायरेक्शन दिया हुआ है, बट हम फिर भी लेफ्ट हैंड रूल लगाकर देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, राइट, ऐसे नॉर्थ टू साउथ। करंट का डायरेक्शन ऐसे है,
अंगूठा देगा फोर्स का डायरेक्शन, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। और क्योंकि ये पूरा अरेंजमेंट तो कैसा है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है सेंट्रल सेंट्रल क्या कहेंगे, सेंट्रल एक्सेल पे माउंट किया हुआ है, सेंट्रल एक्सेल पे माउंट किया हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, टॉर्क जनरेट करेगा वो फोर्स, है ना, टॉर्क जनरेट करेगा क्योंकि सेंट्रल एक्सिस माउंटेड है। अब इस वाले फेस पे करंट इस तरफ आ रहा है, तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं, नॉर्थ टू साउथ, और करंट का डायरेक्शन कौन सा, मेरी डायरेक्शन में है, तो हाथ को ढंग से या खुद घूम जाओ, है ना, और ऐसे, यस, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, करंट ऐसे है, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। सो हाथ को भी ढंग से रखना आना चाहिए। सो देखो ये रहा नॉर्थ टू साउथ, करंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पैरेलल, अनलाइक, अनलाइक यानी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो ऐसे फोर्सेस कपल प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क ही कह दो, एंड अल्टीमेटली गोल गोल कॉइल घूमने लगेगी, ठीक है, ये फंडामेंटल है। अब एक बार लेट से ये कॉइल पूरी घूम गई, अब एक बार कॉइल पूरी घूम गई है, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा इधर और ये वाला हिस्सा आ जाएगा इधर की तरफ, तो उससे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर करंट चेंज हो जाएगा। मतलब कैसे, कुछ ऐसे समझो इसको कि ये देखो कम्यूटेटर भी ऐसा स्प्लिट रिंग के फॉर्म में दिखाया हुआ है, देखो ये दो, ये ऐसा ही ढक्कन है बट बीच में से कटा हुआ है ना। तो इसको तुम्हें विजुअलाइज करना है कि जैसे ही ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है ना, तो ये वाला पूरा हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। तो हिस्सा चेंज होने की वजह से क्या होगा, इस फिगर को मैं थोड़ा और बेटर कंपैरिजन के लिए ड्राइंग करूं तो कुछ ऐसा देखो, ये एक हिस्सा है जो ब्लू कलर वाला है, और ये एक हिस्सा है जो ऑरेंज कलर वाला है। अब 180 डिग्री रोटेशन के बाद में क्या होगा पता है, 180 डिग्री रोटेशन के बाद में ये नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा, ये देखो ऑरेंज वाला हिस्सा इधर आ गया और ये ब्लू वाला हिस्सा इधर चला गया, या तो हम इसको ए बी नाम भी दे सकते हैं कि ये ए वाला हिस्सा है, ये बी वाला हिस्सा है। अब ये बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, ये बाहर की सर्किट तो वो की वही रहने वाली है, मतलब करंट इधर से एंट्री मार रहा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से। सो अब ये स्काई कलर वाला पार्ट मतलब ए बी 180 डिग्री के रोटेट होने के बाद ऐसा हो जा रहा है, तो देखो करंट का डायरेक्शन बदल गया, समझ में आ रहा है। देखो पहले ऑरेंज वाले में करंट का डायरेक्शन क्या था, इस तरफ आ रहा था, तो ये जो पूरी विंग है, इसको अभी अच्छे से ड्राइंग करके बता देता हूं, ये जो पूरी विंग है जिसके अंदर करंट ऐसे जा रहा था ना, अब इसी विंग के अंदर करंट देखो ऐसे जा रहा है ना, देखो ऑरेंज कलर वाली विंग में करंट बाहर की तरफ आ रहा था, ये आ रहा, तो कम्यूटेटर ये काम करता है। अगर कम्यूटेटर नहीं होता ना, अगर कम्यूटेटर नहीं होता ना, तो कॉइल गोल घूमती ही नहीं, क्योंकि करंट के डायरेक्शन बदलते नहीं। मतलब कि देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहां पर भी इसी डायरेक्शन में करंट आ रहा होता तो फोर्स नीचे की तरफ, है ना, तो एक आधा हिस्सा फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, 180 घूमने के बाद वापस फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इफेक्ट जो है ना कैंसल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली मोटर घूमेगी नहीं। आई होप बहुत क्लियरली समझ में आ गया। फिर से एक और बार देख लो, कम्यूटेटर, वंस द 180 degree rotation has happened due to initial torque, the commutator, because of the arrangement of commutator, the direction of the current will change in half part of the coil, and due to which
A continuous force in the upward direction will act on the left part of the coil and a continuous force in the downward direction will act on the right side part of the coil. घूमेगी कब ये? जब कंटिन्यूअसली यहां से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहां से नीचे की, मतलब ये सेम ही चीज हो गई कि जैसे मुझे इसको घुमाना है तो कैसा, मुझे यहां से कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ फोर्स लगाना है, इसको कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है, तो ये गोल गोल घूमेगा। अगर कम्यूटेटर नहीं होता ना तो एक 180 डिग्री रोटेशन में ऊपर फोर्स लगा, बाकी दूसरे 180 डिग्री रोटेशन में नीचे फोर्स लगेगा, तो मोटर ऐसे ऐसे होती रहेगी पर वो पूरा गोल नहीं घूमेगी। सो ये एक ओवरव्यू है वर्किंग का। चलो हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। क्या कहता है ये कि व्हेन ए करंट इज पास थ्रू द कॉइल, लेफ्ट पार्ट ऑफ द कॉइल एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द राइट पार्ट ऑफ द कॉइल एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब लेफ्ट पार्ट ये है कॉइल का, तो इसको हम लिख देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड को चेंज करते हैं तो एग्जैक्टली इसी फिगर के साथ मैच हो जाएगा। फिर दिस टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, अल्टीमेटली ए टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल एंड द कॉइल स्टार्ट्स टर्निंग। तो ये एक फंडामेंटल चीज हो गई। अब कम्यूटेटर के रोल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। सो वंस द कॉइल हैज टर्न थ्रू 180 डिग्रीज, द कम्यूटेटर स्विचेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट, as a result of which the left part of the coil experiences the force in the upward direction and the right part of the coil experiences the force in the downward direction. Hence the torque on the coil continues generating continuous rotational motion. समझ में आया? इसका ऊपर जो हमने करेक्शन किया ना, एक्चुअली में जरूरत नहीं। देखो, left part of the coil experiences the force in the downward direction once the coil has turned 180 degrees. Direction of the current changes, due to which the left part of the coil experiences the force in the upward direction. तो ये दोनों में ही अपवर्ड डाउनवर्ड को है ना चेंज करना पड़ेगा। चलो ऊपर वाले करेक्शन के हिसाब से जाते हैं हम। ये रहा। तो लेफ्ट पार्ट वाला जो कॉइल है ना, ये रही लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द कॉइल को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट साइड ऑफ द कॉइल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 180 डिग्री रोटेशन के बाद। चलो इसको भी एक ढंग से एक और लेबल दे देते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी मैच हो जाए। लेट्स से ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है आर। अब क्या हो जाएगा, ये इनिशियली लेफ्ट पार्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, राइट पार्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट मेरा इधर आ गया और राइट पार्ट इधर आ गया। तो लेफ्ट पार्ट में ये रहा, लेफ्ट पार्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा। हो गया। तो इनिशियली लेफ्ट पार्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट पार्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और 180 डिग्री रोटेशन के बाद कम्यूटेटर के अरेंजमेंट की वजह से जो राइट वाला पार्ट है, कम्यूटेटर की वजह से जो राइट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, है ना, और लेफ्ट वाले पार्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो समझना भी है और ये डिस्क्रिप्शन भी मेमोराइज कर लेना है, ड्राइंग करते आनी चाहिए। देखो ये मैंने ड्राइंग की है, इसको थोड़ा और बेहतरीन बना सकते हैं हम। तो इसको एक्चुअली में 3 डायमेंशनली ड्रॉ करना है, तो ड्राइंग भी अच्छे से करते आनी चाहिए। इसको थोड़ा ऐसा टेढ़ा ही बनाना पड़ेगा तो ही 3 डायमेंशनल होगा। एग्जैक्टली इसी डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो ना, वैसा मैं कर रहा हूँ। नॉर्थ साउथ कॉइल, राइट,
और कॉइल के साथ में ना ऐसे कम्यूटेटर बनाना है। ये बन गया कम्यूटेटर। तो तुम्हें भी ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मे बी ड्राइंग बनाने के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला तो नहीं है, बट साइंस के स्टूडेंट्स को ड्राइंग ढंग से बनानी आनी ही चाहिए। ये कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट हो गया, ये भी कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट हो गया। अब आती है बारी ब्रशेस की। तो ये ड्रॉ कर दिए मैंने कार्बन के ब्रशेस, जो इसके साथ में कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहेंगे, और कार्बन ब्रशेस में करंट आएगा बाहर की बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। सो ब्रशेस वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है, और कम्यूटेटर गोल गोल घूमते रहेगा। तो इनिशियली ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बता दो, ऐसा अपवर्ड, राइट। एग्जैक्टली ये जो फिगर है ना उसी की रेप्लिका बनाई है, और इसका डाउनवर्ड ऐसा बना दो, एफ एफ। और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो मैंने ड्रॉ करके बताया, ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं, इतना रेफरेंस काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर तुम लेबलिंग भी कर सकते हो, जैसे कम्यूटेटर, राइट। सो सी लिख दो, बी इज ब्रश ऐसा लिख दो। फिर यहाँ पर ऐसा एक ड्राइंग बना के कह दो, ये रही एक्सेल, राइट। ये रहा कॉइल, कोर भी बता सकते हो, कोर के ऊपर कॉइल वाइड की हुई होती है, तो नहीं बताओगे तो चलेगा। मैग्नेट्स भी लेबल करने की जरूरत नहीं है। तो बी इज ब्रशेस एंड सी इज कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर है ना, करंट का डायरेक्शन चेंज ही करता है, ये काम करता है। और कम्यूटेटर बहुत अलग अलग टाइप्स के आते हैं, तो यहाँ पे कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग्स टाइप का है, ठीक है। तो वर्किंग क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, करंट कैसे बढ़ाएंगे, करंट नहीं पावर कैसे बढ़ाएंगे, मतलब तुमको बहुत स्पीड में घुमानी है डीसी मोटर। अब डीसी मोटर को बहुत स्पीड में घुमाना है, तो कैसे घुमा सकते हैं, रामबाण इलाज है उसके लिए। ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि भाई स्पीड में घुमाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, राइट। कहाँ गया करंट बढ़ा दो, ये दो तो रामबाण इलाज है। एडिशनली ये भी कर सकते हो कि कॉइल जो छोटी सी थी उसको बड़ी बनाओ, मैग्नेट बड़े रखो, तो बड़ी मोटर बन गई। तो ज़्यादा पावर चाहिए मुझे, है ना। जैसे लिफ्ट, तो अब लिफ्ट के अंदर छोटी मोटर रखोगे तो एक छोटा सा पत्थर ही उठा पाएगी, बड़ी मोटर लगा दो तो लिफ्ट 4-5 आदमियों को उठा लेती है ना। बाय लैमिनेटिंग द सॉफ्ट आयरन कोर, ये बहुत बड़ा वर्ड है। मैंने बताया था कि कोर है ना, छोटी छोटी प्लेट्स को लैमिनेट करके बनाया गया है, और इस पर सवाल भी पूछा था कि ऐसा क्यों। तो थोड़ा वेट करो, आगे हमें पता चल जाएगा। बाय वाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स, जनरली कॉइल के बारे में हम क्या समझते हैं कि भाई मतलब ऐसा ये कोर है तो ये वाइंडिंग कर दी कॉइल, फिर की है ना, एक बार की ही वाइंडिंग कर दी। बट जनरली जो मोटर्स होती है ना उसमें मल्टीपल वाइंडिंग्स होती है। ये एक वाइंडिंग है तो इसका एक इनपुट आउटपुट है, ये एक वाइंडिंग है इसका एक इनपुट आउटपुट है, फिर इसके ही एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक और वाइंडिंग होगी उसका भी इनपुट आउटपुट है। जैसे ये फिगर में देखो कि बहुत सारी कॉइल्स वाइंड की हुई है, राइट। ये ब्रशेस है, ये ब्रशेस है सारे, ये जो है ना ये कम्यूटेटर है, ये ब्रशेस है। चलो इधर भी एक लेबलिंग कर देते हैं, ये ब्रशेस है, ब्रश। तो बहुत सारी कॉइल्स वाइंड की हुई रहती है। अब बहुत सारी कॉइल्स वाइंड करेंगे, इतनी सारी कॉइल को करंट कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे काम करेगा, वो थोड़ा हायर लेवल का डिस्कशन है, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे तुम डीसी मोटर की स्पीड कह दो, पावर कह दो, बढ़ा सकते हो। सो यहाँ पे ये डीसी मोटर वाला हिस्सा खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो क्या मतलब है इस वर्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो चैप्टर है ना, मैंने पहले भी कहा, फिर से एक और बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्टों को मिलाकर बना हुआ है। वैसे तो इन सबको अलग अलग चैप्टर का ही नाम दे देना चाहिए, बट फिर भी कंटिन्यूअसली एक ही चैप्टर में ये सब टॉपिक्स भर के रखे हुए हैं। हाउएवर ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत 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 गहराई में जाते हैं बाय द टाइम यू रीच 12th स्टैंडर्ड। तो अब एक और हिस्सा है, कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। इलेक्ट्रो एक तो ये वर्ड है इसके अंदर, दूसरा मैग्नेटिक वर्ड है, और तीसरा इंडक्शन वर्ड।
तो इस कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिज्म की वजह से, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इंड्यूसिंग, इंडक्शन का मतलब है इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। अभी इसके पहले वाले पार्ट में क्या देखा हमने कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, राइट। पहले वाले पार्ट में, अभी इसके पहले वाले पार्ट में ये देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब क्या है, मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी है। समझो इस बात को, मतलब दोनों ही क्या कहते हैं, पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं। जहां पे भी मैग्नेटिज्म है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है ही, ऐसा जरूरी नहीं है मैग्नेट है मेरे पास में तो मुझे शॉक लग जाएगा, उसके साथ बिजली भी जुड़ी हुई, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं। ऑब्वियसली आज के ज़माने में जो हमारे पास बिजली आ रही है ये इसी कंसेप्ट से बन रही है। तो सिर्फ मैग्नेटिज्म नहीं बट और कुछ कंडीशन भी है साथ में कि मैग्नेटिज्म इस कंडीशन के हिसाब से होना तो बिजली बन भी सकती है। पर बिजली जहां है वहां पे श्योर मैग्नेटिज्म है। समझ में आया? सो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, राइट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वर्ड हो गया इलेक्ट्रो, ये हो गया मैग्नेटिक और ये वर्ड हो गया इंडक्शन। चलो देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द माइकल फैराडे। हाँ, अब ये जो पहले हमने कौन सा देखा था, कौन सा साइंटिस्ट था, ऑयस्टर्ड, है ना। ऑयस्टर्ड ने ये खोज की थी कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है। कन्वर्सली माइकल फैराडे ने यह खोज की कि भाई मैग्नेटिज्म है ना तो करंट भी बना सकते हैं। कैसे? माइकल फैराडेज लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट इन 1831 डेमोन्स्ट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रूविंग दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसको ध्यान से समझ लो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। This discovery laid the foundation for the modern power generation, making it possible to produce electricity without a chemical battery. So हमारे घर तक जो बिजली आती है, पावर हाउस में, पावर प्लांट में जो बिजली बनाते हैं वो इसी कंसेप्ट से बनाते हैं। अब ये वर्ड मैंने हाईलाइट किया है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैंने यहां पर भी कहा कि मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट है, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड है फिर कुछ कंडीशन है तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन यही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ा शॉर्ट में इसको मैं बता दूं तो कुछ फिनोमिनान कुछ ऐसा है जो माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। वो फिनोमिनान कुछ ऐसा है कि भाई ऐसे एक कॉइल है, राइट, कॉइल जनरली कॉपर कॉइल ही होती है, कॉपर की ही बनाते हैं, एल्यूमिनियम की भी कॉइल बनाते हैं, आयरन की भी कॉइल बनाते हैं, बट वो इतनी ड्यूरेबल नहीं है। तो कॉपर की कॉइल ज्यादा ड्यूरेबल है। और पास में मैग्नेट है तो क्या होगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेट एज इट इज पड़ा हुआ है तो ये मैग्नेट क्या है? चेंज नहीं हो रही है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, एज इट इज पड़ा हुआ है मैग्नेट। तो अभी इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। बट जैसे ही मैं इस मैग्नेट को ऐसे मूव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल टूवर्ड्स एंड अवे, टूवर्ड्स एंड अवे, तो क्या हो गया? इसके साथ में जो इसकी फील्ड लिंक है ना, चेंजिंग है। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि जैसे मैं तुम्हारे पास में आके बोलूं हेलो 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 हेलो, तो आवाज की इंटेंसिटी चेंज हो रही है ना। सेम वे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, और थोड़ा अच्छा ड्राइंग कर सकता हूं मैं इसमें, करके ही दिखाता हूं कि देखो लेट्स से इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये रही, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे। देखो अब देखो
अभी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है जो इस कॉइल के साथ लिंक्ड है, बट जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजिंग। ज्यादा लिंक हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, कम लिंक हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो इस कंडीशन में इस वायर में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। कैसे डिस्कवर किया था वो इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, बट बहुत ही गजब की बात थी ये कि मैग्नेट कॉइल के रिस्पेक्ट में अगर मूव करता है, मैग्नेट अगर कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव करता है, तो कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वर्ड्स में लिख दूं तो हिंदी में लिखूं तो कुछ ऐसा आएगा कि अगर मैग्नेट कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, तो कॉइल में विद्युत, मुझे ढंग से तो लिखना नहीं आ रहा है, बट विद्युत विद्युत प्रवाह होगा। काफी टाइम हो गया हिंदी नहीं लिखा है, तो ये विद्युत वर्ड समझ लेना। अब इसके अंदर भी थोड़ी डिटेल्स है, बट इतना समझ लो कि अगर मैग्नेट कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजिंग, तो कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने। इंग्लिश केमिस्ट और फिजिस्ट थे। ठीक है, चलो ये एक वीडियो देखकर समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखो, हाँ, ये वो मैंने जो ड्रॉ करके बताया ना, ये उसी फॉर्मेट में है। देखो यहाँ पे ये, हाँ देखो, कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट को मूव करो या मैग्नेट को एज इट इज रखो, कॉइल को मूव करो, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये एक और चीज जो लिखा, मैंने क्या कहा कि भाई मैग्नेट को मूव करो, तो जरूरी नहीं है मैग्नेट को ही मूव करना है। मैग्नेट को एज इट इज रखो, कॉइल को मूव करो, दोनों को ही मूव करो, पर दोनों की पोजीशन रिलेटिवली चेंज होनी चाहिए। दोनों की पोजीशन रिलेटिवली चेंज होनी चाहिए। लेट्स से ये मैग्नेट है, ये कॉइल है। अब ऐसे ऐसे मूव करूंगा तो देखो रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ये देखो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है। ये देखो मैग्नेट ही मूव कर रहा है, रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है। ये देखो कॉइल ही मूव कर रही है, रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है ना। सो ये चीज ढंग से समझ आनी चाहिए। वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, बल्ब थोड़ा बहुत ग्लो हो रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या उसका एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट थे सर माइकल फैराडे के, वो सब थोड़े हायर क्लासेस में है, अभी नहीं है उतने सारे। वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स में सारे थे। ऑयस्टर के जो एक्सपेरिमेंट थे, ऑयस्टर सर के जो एक्सपेरिमेंट थे, उसके कंक्लूजन्स वगैरह सब कुछ थे। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि इसमें इक्वेशंस भी बहुत सारे इन्वॉल्व। देखो एज इट इज रहेगा ना तो इंड्यूस नहीं होगा, मूवमेंट होनी चाहिए तो ही करंट इंड्यूस होगा, मूवमेंट होनी चाहिए। होप सो ये जो कंडीशंस मैंने कही ना, तो वो सारी कंडीशंस इधर है सिलेबस में तो लिखी हुई होगी, नहीं तो फिर बाद में वो 12th स्टैंडर्ड में देखोगे। हाँ ये रहा, देखो कैसे करंट प्रोड्यूस हो सकता है, कैसे कैसे, तो यहाँ पर है। थोड़ा वेट करो, पहले ये वाला सब पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो क्लियर है, बराबर। मैग्नेट मूव करेगा, इसमें मैंने कहा कि भाई अदर मैग्नेट मूव करे, कॉइल मूव करे, दोनों ही मूव करे, बट रिलेटिवली दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पता चल जानी चाहिए। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द माइकल फैराडे। तो क्या था माइकल सर फैराडे का एक्सपेरिमेंट? सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड यानी ये कार्डबोर्ड का बॉक्स, सिलेंडर या तो प्लास्टिक का सिलेंडर, कॉइल वाइंड कर दी और वोल्ट मीटर के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे मूव किया। मे बी एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल डिस्कवरी ही है ये,
क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ दिमाग में आनी तो मुश्किल है, बट एक्सीडेंटली उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे ही मैग्नेट को वो मूव कर देना तो वोल्ट मीटर के अंदर ऐसी झलक दिखती, तब उनको पता चला कि भाई मैग्नेट का रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल करंट प्रोड्यूस करता है। उसको थोड़ा मतलब ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे वर्ड्स आते हैं उसमें, मे बी आगे डेफिनेशन हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो मैं इधर लिख देता हूं वो डेफिनेशन के एग्जैक्ट सब कुछ आ जाता है। डेफिनेशन मतलब सब कुछ आ जाता है। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो डिफाइन कुछ ऐसी है कि change in magnetic flux linked with a coil induces EMF या induces current in the coil। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है, बट अब मैं उसकी भी गहराई में नहीं जा रहा, उसको तुम फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड समझ लो। ये वीडियो में देखा ना मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब ये चीज़ें बहुत गहराई में भी है, हर वर्ड का बहुत डिटेल में भी मीनिंग है, बट फिलहाल इसको मैग्नेटिक फील्ड समझ लो। सो ऐसा उनका एक्सपेरिमेंट था, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिखाना मतलब इसमें करंट है। तो उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया कि whenever magnetic field linked with a coil changes, an EMF is produced in the coil। यही डेफिनेशन है, उसको मैंने एग्जैक्ट लिख दिया है कि 12th में भी यही आएगा। उस वक्त थोड़ा और डिटेल में ये समझेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट, ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द माइकल फैराडेज एक्सपेरिमेंट। Relative motion of the magnet and the coil induces the EMF in the coil. This EMF is called as induced EMF। पहले EMF आता है कि करंट आता है? EMF आता है, राइट? EMF आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का बहना शुरू होता है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस याद करो। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट, कॉइल के अंदर जो EMF प्रोड्यूस करती है उस EMF को कहते हैं इंड्यूस्ड EMF। फिर दूसरा वाला, रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल। रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल causes the induced EMF which consequently causes the current in the coil and this current is called as induced current। मैंने कहा कि भाई रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से EMF इंड्यूस होगा और EMF की वजह से करंट बहना शुरू होगा, उसको हम कहेंगे इंड्यूस करंट। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल इज कॉल्ड एज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वर्ड क्लियर हो जाने चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड जिसके साथ जो लिंक्ड है ना, रिलेटिव मोशन की वजह से चेंज हो रही है, और उस तरह की फील्ड जो कि रिलेटिवली चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना चेंज हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट। रिलेटिव वर्ड यूज किया है, देखो मैंने इस रिलेटिव वर्ड का मतलब ही यह है कि या तो मैग्नेट मूव कर रहा है या तो कॉइल मूव कर रही है या तो दोनों मूव कर रहे हैं। अब ये जो मेरा मूवमेंट है ना हाथों का, इसमें दोनों का डिस्टेंस सेम रह रहा है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये है टर्मिनोलॉजीज, है ना। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। हाँ, वेरियस वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग EMF। तो ये जो वर्ड था ना रिलेटिव मोशन, तो उस वर्ड के बारे में थोड़ी और गहराई में जाते हैं। द सोलेनॉइड इज हेल्ड स्टडी, ये सोलेनॉइड स्टडी है। मैग्नेट को हम आगे पीछे मूव करें, भले इसका थोड़ा अंदर भी ले जाओ बाहर भी निकालो, मतलब पूरा अंदर ले जाओ पूरा बाहर निकालो, मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। फिर दूसरा,
मैग्नेट एज इट इज और सोलेनॉइड को आगे पीछे मूव करो, ये भी मैंने कहा। तीसरा, दोनों को ही नजदीक लाओ दूर ले जाओ, नजदीक लाओ दूर ले जाओ रिलेटिवली। चौथा, एक ही कोर पे, एक ही कोर पे या अलग अलग कोर पे भी, यहां से टूटा हुआ भी होगा तो अभी चलेगा, मतलब दो अलग अलग सोलेनॉइड होंगे, एक में करंट बह रहा है ना, एक में करंट बह रहा है, स्विच है। अब इसको स्विच को ऑन ऑफ करो, स्विच को ऑन ऑफ करोगे ना, तब भी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है स्विच के ऑन ऑफ की वजह से बनेगी, कोलैप्स होगी, बनेगी, कोलैप्स होगी। तो अल्टीमेटली कॉइल 2 के साथ में जो लिंक हुआ है ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कॉइल है, ये वर्ड कॉइल है, कॉइल 1, कॉइल 2। समझ में आया? फिर से एक और बार, दो सोलेनॉइड है, एक में हम करंट फ्लो करवा रहे हैं स्विच की वजह से, और दूसरा गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। अब ये स्विच ऑन ऑफ करने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कोलैप्स होगी, बनेगी, कोलैप्स होगी, और अल्टीमेटली इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, तब भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देखो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, कुछ और तरीके से ही हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा रहे हैं। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करने के ये अलग अलग तरीके हैं। पांचवा, यूजिंग एन एसी इन वन कॉइल। यहाँ पर ये जो हमारा सॉकेट है ना, बिजली का सॉकेट, जहाँ पे जनरली हम लोग प्लग लगाते हैं, डिवाइस काम करने लगता है, उस सॉकेट में से भी बिजली का कनेक्शन इधर दे सकते हो। घर पे इसका कुछ ट्राई नहीं करना, ये सब चीज़ें बहुत डेंजरस हो सकती है। सो ये कुछ तरीके हैं कि तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब ये जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट है ना, उसी के अलग अलग वर्जन्स। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे? वाई ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, मतलब जादू ही लगता है कि भाई पता नहीं, कॉइल है, मैग्नेट को मूव करते हैं, कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है, तो ऐसा जादू क्यों हो रहा है? एक्चुअली जादू नहीं है, साइंस ही है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ करंट इन द कॉइल? क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट करके पूछ लो, आंसर एक ही है, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं समझा देता हूँ। अब होता क्या है, ये कॉइल है, कॉपर की कॉइल है, इवन दो एल्यूमिनियम की हो, इवन दो आयरन की हो, इक्वली एप्लीकेबल है ये आंसर। तो मैग्नेट का नजदीक आना, दूर जाना, नजदीक आना, दूर जाना। तो जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, कॉपर में चार्ज पार्टिकल्स कौन सा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेट की वजह से इन चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगता है, ये चीज भी पहले डिस्कवर हो चुकी है, हावेवर हमारे डिस्कशन में नहीं आई। शायद एक जगह पर ना ये सेंटेंस भी है कि इवन दो वायर ना हो, बट वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को भी फोर्स लगता है, उसी वजह से वायर को भी फोर्स एक्सपीरियंस होता है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स को फोर्स एक्सपीरियंस कराती है। अब फोर्स की वजह से ना चार्ज पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये मैग्नेट की वजह से लगने वाला फोर्स गायब हो जाए। सेम तुम्हारी मेरी तरह कोई हमें सुपरवाइज कर रहा हो ना कि भाई क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सिर पे बैठा हुआ, तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि भाई ऐसा सुपरविजन नहीं चाहिए हमको, ठीक है, दिन में एक बार आके देख लो, पूछ लो। सेम वे ये मैग्नेटिक फील्ड का भी बार बार नजदीक दूर होना चार्ज पार्टिकल्स में फोर्स प्रोड्यूस करता है। चार्ज पार्टिकल्स नहीं चाहते कि ये फोर्स रहे, सो इस वजह से चार्ज पार्टिकल्स कुछ उस तरह से मूव करने लगते हैं कि वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाकर इसके मोशन को रिपेल करते हैं। फिर से एक और बात समझो, मैग्नेट के मोशन को रिपेल करना है, कॉइल को मैग्नेट के मोशन को रिपेल करना है। क्यों? क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लग रहा है और वो लोग को एक फोर्स पसंद नहीं है। अब मैग्नेट के मोशन को ये कॉइल कैसे रिपेल कर सकती है? एक ही तरीका है, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो कॉइल के अंदर उस तरह से करंट बने कि भाई ये वाला फेस नॉर्थ पोल हो, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल,
अल्टीमेटली कॉइल के मोशन को, मैग्नेट के मोशन को रिपल्शन मिला। अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तब भी ये कॉइल नहीं चाहती, क्योंकि कॉइल का क्या कहना है कि भाई मैग्नेट इधर है तो इधर ही बैठा है, मतलब कोई सुपरवाइजर है चेयर में बैठा हुआ है तो वहीं पे ही बैठा रहे, बार बार घूम घूम के सबको चेक करने मत आओ। सेम चीज, भाई मैग्नेट जहां है वहीं पर ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉइल को। पर मैग्नेट का नजदीक आना, मैग्नेट का दूर जाना, दोनों ही चीज कॉइल को, कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स एक्सपीरियंस कराती है। उस फोर्स के अगेंस्ट में कॉइल क्या करती है, कुछ ऐसे डायरेक्शन में ऐसे डायरेक्शन में, मतलब या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी तो साउथ पोल बनेगा, अल्टीमेटली ये नॉर्थ पोल का दूर जाना रोक देगा। अगर नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज में बहने लगेगा कॉइल में, सो दैट नॉर्थ पोल का नजदीक आना रिपेल हो जाए। सो ये एक गहराई वाली बात मैंने कही। चलो ये आंसर भी पढ़ लेते हैं। द वाइंडिंग्स ऑफ द कॉइल आर मेड अप ऑफ कॉपर। Copper as a metal has a large number of free electrons. The electrons have their own spin and because of the spin they also have their own magnetic field. ये थोड़ा और ऐड हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स खुद भी है ना रोटेट भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट अलोंग विद द रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स रोटेट टू, सेम अर्थ की तरह। और इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन की वजह से उनकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे अर्थ के भी रोटेशन की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये चीज ध्यान रखो। तो अंडर द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग रैंडमली, अल्टीमेटली नो इंड्यूस्ड ईएमएफ और नो करंट, बट एज सुन एज दे एक्सपीरियंस ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्पेसिफिकली ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट, as a result of which the electrons or any such particles, even positive helium particles or protons, so any such charged particles experience the force and due to which they start moving in one specific direction, मतलब या तो clockwise या तो anti clockwise, clockwise या तो एंटी क्लॉकवाइज। और ये सब कॉइल में ही होगा। हाँ, कॉपर का इतना सारा रैंडम गुच्छा ले लिया है और मैग्नेट को मूव करोगे तो नहीं होगा। ऐसे ढंग से ऐसी कॉइल ही होनी चाहिए कॉपर की, ऐसे ढंग से कॉइल ही होनी चाहिए कॉपर की, और फिर तुम मैग्नेट को मूव करो टूवर्ड्स और अवे। समझ में आया? एंड दिस मोशन कॉजेज द ईएमएफ एंड अल्टीमेटली द करंट। तो ये है रूट कॉज, याद भी रखो और समझ भी लो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंड्यूस्ड करंट? इंड्यूस्ड करंट को बढ़ाना है, घटाना है। अगेन रामबाण इलाज, करंट को बढ़ाना है, घटाना है, सेम ही आंसर है। सबसे पहली बात तो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब मैग्नेट का मोशन जो है ना धीरे धीरे करोगे तो छोटा करंट इंड्यूस होगा, फटाफट फटाफट ऐसे मैग्नेट मूव करोगे तो ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। कॉइल को ज्यादा बड़ी बना दो, कॉइल को ज्यादा बड़ी बना दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो या और एरिया भी बढ़ा दो, मतलब इतना सा सोलेनॉइड है तो इतना बड़ा सोलेनॉइड बना दो, इतना बड़ा सोलेनॉइड बना दो। दूसरा जो मैग्नेट है वो भी पावरफुल वाला लो। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे करंट को हम और बढ़ा सकते हैं। पावरफुल मैग्नेट लो, नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, सोलेनॉइड की साइज बड़ी कर दो, मैग्नेट का मोशन ज्यादा स्पीड में कर दो। आगे बढ़ते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैंने जो इधर लिखा ना उस चीज को थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, मतलब जो गहराई चाहिए उस गहराई के साथ लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा है कि whenever magnetic flux linked with the coil changes, an EMF is induced in the coil and the induced EMF give rise to the induced current. ये फैराडे का लॉ है। This induced current is of alternating nature. Alternating nature यानी ऐसा प्लस और माइनस के बीच में झोला खाते रहेगा। The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. मतलब कितनी स्पीड में मैग्नेट को टूवर्ड्स एंड अवे मूव करवा रहे हो।
सो ये दो लॉस हो गए, इसके बेसिस पे इक्वेशंस भी है। हाउएवर 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं है वो इक्वेशंस, तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। चलो लिख देता हूं, मे बी अगर तुम्हें याद रखना है तो रखो। EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। फाई का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट से रिलेटेड या मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बहुत सारी फिजिकल्स क्वांटिटी है। मैंने कहा था पहले, बी बताया, एच बताया, फाई एक और ये बता रहा हूं। डी टी का मतलब होता है, फाई का मतलब ये है, और ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना डी फाई बाई डी टी, इसको हम क्या रीड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और नीचे टाइम है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही मैटर कर जाते हैं। और ई का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ। बस इसके आगे 12th में देखेंगे। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लेंज लॉ, लेंज लॉ। दूसरा वाला है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल देखा था, क्या देता है लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स। राइट हैंड थंब रूल देखा था, राइट हैंड थंब रूल क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब है राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल अलग है, राइट हैंड रूल अलग है। राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ द करंट देता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए एक लेंस लॉ भी है। मैंने कहा ऑलरेडी कि भाई करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज कर सके। तो लेंस लॉ के लिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो समझो कि ये एक कॉइल है, और अगर नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो मैग्नेट के मोशन को अपोज करने के लिए करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर कन्वर्स ले लो कि अगेन ये मैंने कॉइल ड्रॉ कर दी है ना, और नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो यहां पर साउथ पोल बनना चाहिए, तो साउथ पोल बनाने के लिए करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। समझ में आया, ये है लेंस लॉ। और कोई कॉन्फ़िगरेशन हो उसके लिए हम ये राइट हैंड रूल यूज करेंगे। राइट, ये थंब देगा डायरेक्शन ऑफ द मोशन, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड। राइट, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ द मोशन के भी मैग्नेट ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, पहली वाली फिगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ टू साउथ, और ये फर्स्ट फिंगर जो है ना डायरेक्शन ऑफ द करंट देगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इसमें कौन सा है, ऊपर की तरफ है। मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में होता है। मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, बोर्ड के अंदर की तरफ। कहने का मतलब है कि ऐसा मैग्नेट का मोशन ऐसे हो रहा है, राइट, करंट कैसे बह रहा है, लेट से ऐसे बह रहा है, तो इसको फोर्स, इस वायर को फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ को ना हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इसको भी नहीं ज्यादा गहराई में, अभी इसके बेस पे क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस होते तो और अच्छे से इसको समझ पाते, बट याद रखो इतना राइट हैंड रूल काफी है। फाइन, पार्ट 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फैराडेज लॉ के बेस पे मैंने कहा बिजली वगैरह बनती है, तो उससे रिलेटेड कुछ डिवाइसेस है काम के है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये जो पढ़ाया है सब कुछ लर्न कर लो, याद कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।